ट्रेन फुल स्पीड में दौड़ रही थी। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैं खिड़की के पास ही बैठा था। कुछ देर तक तो रिमझिम फुहार अच्छी लगी, पर जब पानी की बूंदें मेरी सीट पर गिरने लगी तो मैंने शीशा गिरा दिया। लोगों को मुझसे शिकायत रही है कि मुझे बोलना नहीं आता। ठीक ही कहते थे लोग। मैं 4 घंटे से चुपचाप बैठा था। आसपास बैठे यात्री आपस में बातें कर रहे थे। मैं या तो अपनी डायरी उलट पलट कर देखता था या फिर बीच बीच में न्यूज़पेपर पढ़ लेता था। ठीक मेरे सामने वाली सीट पर एक महिला बैठी थी। मैंने उसकी साड़ी से ही समझ लिया था कि ये कोई महिला या लड़की है। अभी तक उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। बात करने का तो सवाल ही नहीं था, जबकि वो सबसे घुल मिल कर बातें कर रही थी। इसी बीच वो उठकर मेरी खिड़की के पास आकर बोली कि थोड़ी सी खिड़की खोल देती हूँ, घुटन सी महसूस हो रही है। मैं अपनी डायरी में कुछ लिखने की सोच रहा था, तो बिना सिर उठाए या उसकी तरफ देखे मैंने हूँ कह दिया। खिड़की खोलकर वो अपनी सीट पर जा बैठी। थोड़ी देर में चाय वाला आया तो उसने अपने लिए चाय ली और औपचारिकतावश आसपास के यात्रियों से भी चाय के लिए पूछा, मुझसे भी। मैंने बिना उसकी ओर देखे ना कह दिया। खैर, उसने 3 या 4 कप चाय ली। मुझे ठीक से पता नहीं, पर सबके पैसे उसी ने दिए। मैंने कनखियों से उसे पैसे देते देखा था। इस बीच में बाथरूम गया, लेकिन जब लौटा तो वो लड़की सीट पर नहीं थी। मैं ये तो बताना ही भूल गया कि मैं कोलकाता से पटना जा रहा था। जब तक मैं बाथरूम से निकलकर अपनी सीट पर आता, ट्रेन आसनसोल पर खड़ी थी और वो लड़की वहां उतर चुकी थी। थोड़ी देर में ट्रेन चली तो मैं फिर से अपनी डायरी उठाकर पढ़ने लगा। उसमें एक पर्ची रखी थी। मैंने पढ़ना शुरू किया तो दिमाग के तवे पर वैसे ही एक जोरदार छींटा सा लगा, जैसे डोसा बनाने वाले गरम तवे पर पानी के छींटे मारते वक्त होता है। उस पर लिखा था, गिड्डू, तू घोंचू ही रहा, डायरी में जिंदगी को कैद करता है, इससे बाहर निकलकर जिंदगी जीना सीख ले। मेरी समझ में ही नहीं आया कि वो लड़की कौन हो सकती है। गिड्डू विशेषण मुझे हाई स्कूल में मिला था और घोंचू कॉलेज में। हालांकि दोनों में किसी का भी सही अर्थ आज तक मुझे खुद नहीं मालूम। पटना में स्कूल के कुछ दोस्तों ने मुझे बताया था कि नाटे को गिड्डू कहते हैं। हालांकि मैं उतना छोटा भी नहीं था। मैंने उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई टाटा से की थी। इसका मतलब वो लड़की मेरे साथ स्कूल और कॉलेज दोनों में रही थी। मेरी बगल में बैठे यात्री ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उस लड़की को जानता हूँ, तो मैंने सिर हिलाकर ना कहा। पर वो बोला कि वो तो बार बार आपकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन आपने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा, न ही उसकी चाय ली थी। मैं क्या कहता, इसीलिए चुप रह गया। खैर, मैं अपने घर पटना आ गया। मैं कोलकाता में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी ज्वाइन करने के बाद कुछ दिनों के लिए पटना आया था। कोलकाता में फ्लैट लेने के बाद मुझे अपना बाकी सामान कोलकाता शिफ्ट करना था, पर मेरे जहन में वो लड़की बैठी थी। कौन हो सकती है वो? मैंने ट्रेन में उससे बात तो नहीं की थी, अलबत्ता उसे बातें करते सुना ज़रूर था। इस बीच मेरे सेल पर 3 बार फ़ोन आया और मेरे हेलो कहने पर उधर से भी एक लेडी हेलो बोलती, फिर फ़ोन कट जाता। एक बार हिम्मत करके उस नंबर पर मैंने डायल किया तो उधर से आवाज़ आई, गिड्डू, ओ सॉरी दीपक, मुझे फ़ोन करने की हिम्मत कैसे कर ली? खैर, फ़ोन किया है तो बताओ, तुम कोलकाता कब और किस ट्रेन से लौट रहे हो? बिना कोई बात किए इस बार मैंने फ़ोन काट दिया। एक बार जब मैं घर पर नहीं था तो घर के लैंडलाइन पर फ़ोन आया था। पिताजी ने फ़ोन उठाया तो उस लड़की ने पूछा, अंकल, मैं दीपक के ऑफिस से बोल रही हूँ। ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम है, आप बता सकते हैं वो कब आ रहे हैं? अब तक मेरा नाम तो आप जान ही गए होंगे। जी हाँ, मेरा नाम दीपक है। पिताजी ने तो मेरे बारे में बता दिया था, पर लड़की का नाम नहीं पूछा था। वो लड़की मेरे लिए एक पहेली बनती जा रही थी। बहरहाल चौथे दिन मैं कोलकाता लौट आया था। मैंने अपना सामान ट्रांसपोर्ट से बुक करा दिया था। मैं जब ऑफिस में पहुंचा तो थोड़ी देर बाद मेरे सेल पर फ़ोन आया। उसी लड़की की आवाज़ थी, क्यों, ऑफिस पहुंच गए? और फ़ोन कट गया। अब मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने ठान लिया था कि इस लड़की तक किसी भी कीमत पर पहुंच कर रहूँगा। इसी उलझन में मुझे नींद भी नहीं आ रही थी कि एक बार फिर लड़की ने फ़ोन करके कहा,
क्यों, नींद नहीं आ रही है? इतना कहकर उसने फिर फ़ोन काट दिया। हर शुक्रवार को कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मीटिंग लेकर सप्ताह भर में हुए काम या उनमें आने वाली कठिनाइयों की समीक्षा करते थे। उस मीटिंग में सभी इंजीनियर्स को जाना पड़ता था। इस बार की मीटिंग में मुझे थोड़ी डांट पड़ी थी, क्योंकि मेरे काम की प्रगति संतोषजनक नहीं थी। उसी दिन रात में उस लड़की ने फिर फ़ोन किया। क्यों, मीटिंग में तैयारी करके क्यों नहीं आते हो? कभी कभी मैनेजमेंट को ओवर रिपोर्टिंग करके बचना सीखो। और हाँ, जो कमी रह गई है अगले हफ्ते पूरी करो। अब ज़्यादा तंग नहीं करूँगी। मेरा कोटा पूरा हो गया। जितना तुमने तंग किया उसका बदला मैंने ले लिया। जहाँ तक मुझे याद है मैंने किसी को तंग नहीं किया। पर मेरा फ़ोन नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने कहा। संयोग से इस बार उसने फ़ोन नहीं काटा। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, फ़ोन नंबर तो तुम्हारी डायरी में ट्रेन में ही मिल गया था। और हाँ, तुझे बोलना ही कहाँ आता था जो तुम मुझे तंग करता? अच्छा, मैं ही बोलती हूँ। कल दोपहर पार्क स्ट्रीट में ब्लू फॉक्स में आ जाना, बोका कहीं का। और फ़ोन कट गया। अगले दिन शनिवार था, छुट्टी का दिन। इस आखिरी शब्द बोका पर मेरा माथा ठनका। ये शब्द तो बंगाली बोलते हैं। एक तरह से ये उनका तकिया कलाम होता है। इसका मतलब है ये लड़की बंगालिन है और मेरी ही कंपनी में है। हो सकता है एमडी सचिवालय में ही हो। उसकी बातों की टोन बंगाली थी, जबकि मेरे सेक्शन में तो एक भी लड़की बंगाली नहीं है। एक रिया नाम की बंगाली लड़की दूसरे सेक्शन में है। पटना में हम लोग किराए के एक मकान में रहते थे। रिया भी पास वाले मकान में ही रहती थी। उसके पिता रेलवे में थे और उनकी पोस्टिंग पटना में थी। हम दोनों की छत के बीच बस एक 3 फुट की रेलिंग थी। गर्मियों में बहुत बार देर रात तक हम दोनों का परिवार छत पर ही बना रहता। कभी सिर्फ हम दोनों ही रहते थे। वो बहुत चुलबुली और खुराफाती थी। कभी अकेले छत पर होता तो कमेंट्स करती थी, कभी होली में रंग फेंकती थी। एक बार जब छत पर अकेला था, उसने एक पर्ची भी फेंकी थी। उस पर लिखा था, ना समझे वो अनाड़ी है। दूसरे दिन पर्ची पर लिखा था, तेरी बनियान में 2 छेद हैं। मेरे कपड़े छत पर सूखते वक्त देखा होगा उसने शायद। एक बार तो लिखा, लव यू बेबी, पर मेरी ओर से कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। 11वीं कक्षा के बाद उसके पिता का आसनसोल ट्रांसफ़र हो गया था। इसके अतिरिक्त मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उसका चेहरा भी मुझे याद नहीं था। ये तो स्कूल की बात हुई। मैं सोचने लगा, कॉलेज में मुझे जो घोंचू विशेषण मिला था, उसकी जानकारी इस लड़की को कैसे मिली? फिर सोचा, कल तो मिल ही रहे हैं, फिर क्या माथापच्ची करना। शनिवार को ठीक 12 बजे मैं ब्लू फॉक्स के सामने खड़ा था। तभी टैक्सी से एक लड़की उतरकर मेरी ओर आई और उसने पास आकर कहा, हाय, मैं रिया। मैं जानती हूँ तुम मेरा ही इंतज़ार कर रहे हो। चलो अंदर बैठकर बातें करते हैं। मैंने एक टेबल बुक कर रखी है। रिया ने एक एकांत कोने में टेबल बुक करा रखी थी। अब पहली बार मैंने उसके चेहरे को देखा। मुझे धूमिल सा रिया का चेहरा याद आया, पर अब वो मैच्योर्ड और सुंदर लग रही थी। मैंने कहा, अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं? तो उसने बीच में ही टोका, नो मिस्टर दीपक। मैं मुस्कुरा कर रह गया। वेटर ऑर्डर लेने आया तो उसने पहले कोल्ड ड्रिंक्स लाने को कहा, साथ में लंच भी ऑर्डर कर दिया। फिर रिया ने कहा, शुरू तो मुझे ही करना होगा, तुमसे तो हो नहीं सकेगा। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम तक पहुंची कैसे। मेरे हाँ कहने पर उसने कहा, बता चुकी हूँ कि ट्रेन में तुम्हारी डायरी से तुम्हारा नंबर मिला था। मैंने भी इसी कंपनी में एमडी सचिवालय में तकनीकी सहायक के पद पर हाल ही में ज्वाइन किया है। वीकली मीटिंग में भाग लेने वालों में तुम्हारा नाम देखा था। इस तरह तुम तक आसानी से पहुंच गई। तब तक वेटर कोल्ड ड्रिंक दे गया। हम दोनों ने साथ साथ कोल्ड ड्रिंक की सिप ली। इस बार मैं बोला, तुम्हें मेरे स्कूल और कॉलेज के विशेषण कहाँ मिले? तुम तो मेरे सेक्शन में भी नहीं थी और ना ही कॉलेज में। घोंचू, सॉरी, ओके, अब नो मोर। तुम्हारे सेक्शन की लड़कियां मेरी भी सहेली थीं। मैंने भी टाटा से ही इंजीनियरिंग की है, पर पहले अटेम्प्ट में compete नहीं कर पाई थी, पर दूसरे साल compete कर गई थी और तुमसे 1 साल जूनियर हो गई। पर मैं आँख कान दोनों खुले रखती हूँ। इस बार मैं खुलकर हंसा। मैंने पूछा कि मैंने तो कभी तुम्हें तंग नहीं किया। तुम कैसे कहती थी कि मुझसे बदला ले रही हो?
वो हंसकर बोली, खाना आ चुका है, शुरू करो, साथ में बातें भी होती रहेंगी। और हमने खाना शुरू किया। रिया बोली, यही तो शिकायत है तुमसे। मैं तो चाहती थी कि तुम मुझे बार बार देखते और छेड़ते, जवाब में मैं भी तुम्हें छेड़ती। इस तरह हम करीब आ सकते थे, पर मैं तुम्हारा मौन व्रत नहीं तोड़वा सकी थी। पहल मैंने ही की थी, पर तुम तो उदासीन रहे थे। जहाँ तक मुझे याद है, तुमने तो एक बार मेरी तरफ ठीक से कभी देखा भी नहीं होगा। मुझे लगा तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। दूसरे लड़कों की तरह मुझे देखकर तुमने न कभी आंख मारी और न कभी सीटी बजाई। तुम्हारी इसी अदा पर मैं फिदा थी। तब मैंने सोचा था कि तुम्हें मैं ही ठीक करूंगी, पर तब तक पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था। अब जाकर आखिर फिर से पकड़ में आए हो। और वो इतना ज़ोर से हंसी कि पास ही टेबल पर बैठे लोग हमारी ओर देखने लगे थे। बाद में सॉरी बोलकर वो झेंप गई थी। पता नहीं क्यों अब मेरा मन भी रिया के पास आने का करने लगा था। हमारा खाना पीना खत्म हुआ। वेटर बिल ले आया। जब मैंने जेब से पर्स निकाला तो रिया बोली, नो नो, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है तो बिल भी मैं ही दूंगी। होटल से बाहर आकर उसने टैक्सी बुलाई तो मैंने कहा, चलो कुछ देर विक्टोरिया मेमोरियल के पार्क में बैठते हैं। ये कौन बोला? चलो अच्छा हुआ डायरी के पन्नों से बाहर निकल आए तुम, कहकर उसने मेरा मजाक उड़ाया। खैर, हम विक्टोरिया मेमोरियल के पार्क के एक वीरान कोने में जा बैठे। जब रिया ने पूछा कि बीवी बच्चे यहीं हैं या पटना में हैं, तो मैंने कहा कि अभी तो बैचलर ही हूँ। फिर मैंने पलटकर पूछा, तुमने शादी की? रिया ने कहा, नहीं, पर करीब 1 साल तक जिसके साथ लिव इन में रही उससे ब्रेकअप हो गया है। यही कोई 1 सवा महीने पहले। मैं कुछ देर खामोश रहा और सोचने लगा कि ये लड़की किस चीज़ की बनी है। इतना कुछ होने पर भी जिंदगी को खुशी खुशी जिए जा रही है। मैंने महसूस किया कि रिया खामोश थी। इसके आगे मुझे उसके निजी जीवन के बारे में पूछने का साहस नहीं हुआ। मैंने उससे कहा कि मेरा कोलकाता का मशहूर बोटॉनिकल गार्डन देखने का मन है, तो उसने खामोशी तोड़ते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, कल संडे है, पूरा दिन हम जहाँ चाहे घूम सकते हैं। कल सुबह नाश्ता करके 10 बजे यहीं मिलते हैं। मैं सैंडविच और कॉफ़ी बनाकर साथ ले आऊँगी। वहीं गार्डन में लंच करेंगे, कैसा रहेगा? परफेक्ट, तुमने तो मेरे मन की बात कह डाली, मैंने कहा। इसके बाद मैं अपने फ्लैट पर आ गया। ब्रेकअप के बाद रिया अपनी ही कंपनी की एक लड़की के साथ फ्लैट शेयर करती थी। संडे को हम दोनों बोटॉनिकल गार्डन में गंगा जी के किनारे जा बैठे। मैंने रिया से परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि परिवार में बस पिताजी हैं, माँ का देहांत हो चुका है। जब उसने मेरे बारे में पूछा तो मैंने भी बता दिया कि माँ पिताजी हैं जो मेरे साथ कोलकाता में रहेंगे। इसके बाद मैंने ही उससे पूछा कि क्या ब्रेकअप पर पुनर्विचार की संभावना नहीं है। उसने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें बोलना आ गया है। और आगे भी उसी ने कहा, मुझे कायर और धोखेबाज आदमी से सख्त नफरत है। उससे तो बेहतर है मैं अकेले ही जी लूं। अकेले का सवाल क्यों? हो सकता है तुम्हें उससे बेहतर साथी मिल जाए। बुरा ना मानो तो क्या तुम बता सकती हो वो कौन है? मैं उससे मिलकर फिर से सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। रिया ने मुझे ऐसा करने से साफ मना कर दिया और कहा, मैं तो खुली किताब हूँ, मुझे तुम्हें कुछ भी बताने में कोई संकोच नहीं है। फिर उसने बताया कि कंपनी ने उसे 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए जर्मनी भेजा था। उसी बैच में मैनेजिंग डायरेक्टर का बेटा रवि भी आ गया था। वहीं उससे दोस्ती भी हुई। भारत लौटने पर दोनों की पोस्टिंग नासिक में थी। वहाँ दोस्ती प्यार में बदल गई और वो उसके साथ लिव इन में रहने लगी। उसने भरोसा दिलाया था कि जल्द ही दोनों शादी कर लेंगे। इसी बीच रिया प्रेग्नेंट हो गई। रवि ने उससे कहा कि वो शादी बाद में कर लेगा, पर सबसे पहले उसे अबॉर्शन कराना होगा। लेकिन रिया को ये मंजूर नहीं था। ये बात एमडी साहब तक पहुंची तो आनन फानन में पिछले माह रिया का ट्रांसफ़र कोलकाता ब्रांच में कर दिया गया। रिया ने बताया कि कोलकाता में उसे डायरेक्टर ने अपने सेक्रेटरिएट में रखा था। उसे बुलाकर काफ़ी डांटा भी था। कहा था कि वैसे भी किसी दूसरे प्रांत और जाति की लड़की उनकी बहू नहीं बन सकती। रिया ने भी दो टूक कह दिया था कि उसे रवि जैसे कायर की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम दोनों बोटानिकल गार्डन में बैठे थे तभी एमडी का पर्सनल सेक्रेटरी भी घूमता हुआ हमारे पास आ गया था। वो 2 मिनट तक इधर उधर की बातें करता रहा और फिर चला गया था। उसने बॉस को हम दोनों के बारे में बता दिया था।
उन्होंने मुझे और रिया को एक साथ अपने चैम्बर में बुलाया। उन्हें शायद गलतफहमी थी कि हम दोनों प्यार करते हैं। वैसे अब मैं खुद उससे प्रभावित था और उसे चाहने लगा था। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग शादी कर लें तो 1-2 साल के लिए हमारी पोस्टिंग विदेश में करवा सकते हैं। रिया को ये बात बुरी लगी और बॉस पर ही बरस पड़ी। मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने बेटे की घिनौनी करतूत का ठीकरा दीपक के सिर फोड़ना चाहते हैं। इतना सुनकर एमडी ने आग बुबूला होकर कहा, मैं चाहूँ तो तुम दोनों को नौकरी से निकलवा सकता हूँ। इस बार न जाने कहाँ से मुझ में इतनी हिम्मत आ गई और मैं बोला, और अगर रिया चाहे तो आप और आपके बेटे दोनों को हवालात की हवा खिला सकती है। आप भूल जाएं कि आप बॉस हैं, तो जो जी में आए कर सकते हैं। आपको इतनी सी समझ आ जाए तो आपका ही भला होगा। रिया आश्चर्यचकित होकर मेरी ओर देखे जा रही थी। मैंने इशारे से उसे बाहर निकलने को कहा और हम दोनों बॉस के ऑफिस से बाहर आ गए। रिया मुझे ऑफिस में ले गई। पहले तो उसने पानी पीने को कहा, फिर 2 कप चाय ऑर्डर की। फिर उसने कहा, तुम्हें बॉस से उलझने की क्या ज़रूरत थी? तो मैं उस खूसट को मनमानी करने देता? अब हमें बड़ा फैसला लेना होगा। हमें मतलब? मुझसे क्या चाहते हो? ऐसी हालत में लड़कियों को माँ की सख्त ज़रूरत होती है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी माँ मेरा साथ अवश्य देंगी। हम दोनों 15 दिन की नोटिस के साथ इस्तीफ़ा दे देते हैं। इस बीच हम लोग छुट्टी पर रहेंगे। अगर तुम्हें आजीवन मेरा साथ पसंद हो तो सब ठीक हो जाएगा। जब मैं फ़ोन करूं, मेरे फ्लैट पर आ जाना। मैं इस हाल में तुम्हें अकेली नहीं छोड़ सकता। तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? पहले तो मैं ये बता दूं दीपक कि मुझे तुम्हारा अचानक बदला रूप बहुत अच्छा लगा, पर सब कुछ जानते हुए भी तुम इस पचड़े में क्यों पड़ रहे हो? मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरी बात स्वीकार हो तो मेरे फ़ोन करने पर मेरे फ्लैट में आ जाना, जब तक माँ भी आ जाएंगी। और मैं अपना त्यागपत्र देकर ऑफिस से निकल गया। घर आकर मैंने माँ को फ़ोन पर सारी बात बता दी और कहा कि वो कल की गाड़ी से कोलकाता आ जाएं। माँ के आने पर मैंने रिया को फ़ोन करके आने को कहा। अगले दिन सुबह रिया आई तो मैंने उसे माँ से मिलाया। माँ ने मुझसे कहा कि मुझे थोड़ी देर अकेले में रिया से बातें करने दो। दोनों ने काफ़ी देर तक बातें की। मैंने देखा कि दोनों की आंखें गीली थीं। माँ ने उसे कल फिर आने को कहा और वो चली गई। मैंने रिया से फ़ोन पर पूछा कि माँ से क्या बातें हुई, तो उसने कहा, पहले तो मेरे परिवार के बारे में बात की, फिर कहा, तुम तो हमें पसंद हो, पर इस बच्चे के कारण थोड़ी उलझन में हूँ। मैंने कहा कि आप एक माँ हैं, भला कोई माँ अपनी कोख गिराना चाहेगी? मुझे तो एक मर्द ने धोखा दिया है। मैं चाहती भी नहीं थी कि दीपक इस झंझट में पड़े। हो सके तो आप ही दीपक को समझाइए। इस पर माँ भी रो पड़ी थी। मुझे नहीं पता उन्होंने कल क्यों बुलाया है। रिया के जाने के बाद माँ ने मुझसे भी पूछा, सब कुछ जानकर तुम रिया को अपनाने को तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बाद में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने फिर फ़ोन करके माँ की बात रिया को बताई और उससे पूछा, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? इस पर वो बोली, दीपक, मेरे लिए तो ये विन विन सिचुएशन है। चित भी मेरी और पट भी मेरी। पर तुम मेरी खातिर क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? रिया ने बताया था कि उसने भी रूममेट से अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। मैंने कहा कि 3-4 दिनों के अंदर ही हम मंदिर में शादी कर लेंगे और घर पर ही 15-20 दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। रिया मेरे कंधे पर सिर रखकर सिसकने लगी। मैंने उसे थपथपाते हुए अलग किया तो बोली, मैंने तो सोचा था कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, बल्कि मर्द को दर्द नहीं होता। मैंने कहा, मर्द को भी दर्द होता है। और चौथे दिन हमारी शादी हो गई। उसके अगले दिन हमने घर पर पार्टी रखी। मेरे नहीं चाहने पर भी रिया ने बॉस को निमंत्रण दिया था। उसने कहा कि वो बॉस को एहसास दिलाना चाहती है और शर्मिंदा कराना चाहती है कि इस दुनिया में उनके बेटे जैसा शैतान भी है तो दीपक जैसा इंसान भी है। वो आए भी और उन्होंने बेटे की करतूत के लिए हम लोगों से माफ़ी भी मांगी। साथ ही कहा, तुम लोगों का इस्तीफ़ा नामंजूर हो गया है और हाँ, मेरी तरफ से ये उपहार है। वो 2 लिफाफे थे। एक लिफाफे में ट्रैवल एजेंट के नाम का चेक था ताकि वो हमारे स्विट्ज़रलैंड टूर का वीज़ा, टिकट और अन्य खर्चों की व्यवस्था हमारी सुविधानुसार कर सके। दूसरे लिफाफे में काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर थे जिनमें रवि और उसके माता पिता के हस्ताक्षर थे और लिखा था कि रिया के होने वाले बच्चे पर
उनका भविष्य में कोई अधिकार नहीं होगा। जाते जाते बॉस ने एक बार फिर माफ़ी मांगी और कहा, दीपक, तुमने दो बड़े काम किए। एक तो दोनों परिवारों की इज्जत बचाई और दूसरे समाज के लिए एक असाधारण मिसाल पेश की है। इसीलिए तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए। तुम्हारा प्रमोशन ऑर्डर भी मैंने साइन कर दिया है, इसे अन्यथा नहीं लेना। और बॉस ने हम सबको बाय कहकर विदा ले ली। पर रिया सोच रही थी कि ये इनाम था या ब्लैकमेल।